खुशिया। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। खुशिया सोच रहा था, बनवारी से काले तंबाकू वाला पान लेकर वो उसकी दुकान के साथ उस संगीन चबूतरे पर बैठा था जो दिन के वक्त टायरों और मोटरों के मुख्तलिफ पुर्जों से भरा होता है। रात को 8:30 बजे के करीब मोटर के पुर्जे और टायर बेचने वालों की यह दुकान बंद हो जाती है और उसका संगीन चबूतरा खुशिया के लिए खाली हो जाता है। वो काले तंबाकू वाला पान आहिस्ता आहिस्ता चबा रहा था और सोच रहा था कि पानी की गाढ़ी तंबाकू मिली पीक उसके दांतों की रीखों से निकलकर उसके मुंह में इधर उधर फिसल रही थी और उसे ऐसा लगता था कि उसके ख्याल दांतों तले पिस कर उसकी पीक में घुल रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो उसे फेंकना नहीं चाहता था। खुशिया पान की पीक मुंह में पिलपिला रहा था और इस वाक्य पर गौर कर रहा था जो उसके साथ अभी अभी पेश आया था, यानी आधा घंटा पहले। वो उस संगीन चबूतरे पर हस्बे मामूल बैठने से पहले खेतवाड़ी की 5वीं गली में गया था। मैंगलोर से जो नई छोकरी कांता आई थी उसी गली के नुक्कड़ पर रहती थी। खुशिया से किसी ने कहा था कि वो अपना मकान तब्दील कर रही है, चुनाचे वो इस बात का पता लगाने के लिए वहां गया था। कांता की खोली का दरवाजा उसने खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? इस पर खुशिया ने कहा, मैं खुशिया। आवाज दूसरे कमरे से आई थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। खुशिया अंदर दाखिल हुआ। जब कांता ने दरवाजा अंदर से बंद किया तो खुशिया ने मुड़कर देखा। उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उसने कांता को बिल्कुल नंगा देखा। बिल्कुल नंगा ही समझो, क्योंकि वो अपने अंग को सिर्फ एक तौलिए से छुपाए हुए थी। छुपाए हुए भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छुपाने की कितनी चीजें होती हैं। वो तो सब की सब खुशिया की हैरत ज़दा आंखों के सामने थी। कहो खुशिया, कैसे आए? मैं बस अब नहाने वाली ही थी। बैठो बैठो। बाहर वाले से अपने लिए चाय के लिए तो कह आए होते। जानते हो, वो मुआ रामा यहां से भाग गया है। खुशिया, जिसकी आंखों ने कभी औरत को यूं अचानक तौर पर नंगा नहीं देखा था, बहुत घबरा गया। उसकी समझ में ना आता था कि क्या कहे। उसकी नजरें जो एकदम उरियानी से 2-4 हो गई थीं, अपने आप को कहीं छुपाना चाहती थीं। उसने जल्दी जल्दी सिर्फ इतना कहा, जाओ जाओ तुम नहाओ। फिर एकदम उसकी जुबान खुल गई, पर जब तुम नंगी थीं तो दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? अंदर से कह दिया होता, मैं फिर आ जाता। लेकिन जाओ तुम नहा लो। कांता मुस्कुराई। जब तुमने कहा खुशिया है तो मैंने सोचा क्या हर्ज है, अपना खुशिया ही तो है, आने दो। कांता की यह मुस्कुराहट अभी तक खुशिया के दिलो दिमाग में तैर रही थी। इस वक्त भी कांता का नंगा जिस्म मोम के पुतले की मानंद उसकी आंखों के सामने खड़ा था और पिघल पिघल कर उसके अंदर जा रहा था। उसका जिस्म खूबसूरत था। पहली मर्तबा खुशिया को मालूम हुआ कि जिस्म बेचने वाली औरतें भी ऐसा सडूल बदन रखती हैं। उसको इस बात पर हैरत होती थी। सबसे ज्यादा ताज्जुब उसे इस बात पर हुआ था कि नंग धड़ंग वो उसके सामने खड़ी हो गई और उसको लाज तक ना आई। क्यों? इसका जवाब कांता ने यह दिया था, जब तुमने कहा खुशिया है तो मैंने सोचा क्या हर्ज है, अपना खुशिया ही तो है, आने दो, क्या हर्ज है। कांता और खुशिया एक ही पेशे में शरीक थे। वो उसका दलाल था, इस लिहाज से वो उसी का था, पर यह कोई वजह नहीं थी कि वो उसके सामने नंगी हो जाती। कोई खास बात थी। कांता के अल्फाज में खुशिया को कोई और ही मतलब कुरेद रहा था। ये मतलब बैक वक्त इस कदर साफ और इस कदर मुबहिम था कि खुशिया किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। इस वक्त भी वो कांता के नंगे जिस्म को देख रहा था जो ढोलकी पर मंडे हुए चमड़े की तरह तना हुआ था, उसकी लुढ़कती हुई निगाहों से बिल्कुल बेपरवाह। कई बार हैरत के आलम में उसने उसके सांवले सलोने बदन पर टोह लेने वाली निगाहें गाड़ी थीं, मगर उसका एक रुआं तक भी न कपाया था।
बस सामने पत्थर की मूर्ति के मानिंद खड़ी रही, जो एहसास से आरी हो। भाई, एक मर्द उसके सामने खड़ा था, मर्द जिसकी निगाहें कपड़ों में भी औरत के जिस्म तक पहुंच जाती हैं और जो परमात्मा जाने ख्याल ही ख्याल में कहां कहां पहुंच जाता है। लेकिन वो जरा भी ना घबराई और उसकी आंखें ऐसा समझ लो कि अभी लॉन्ड्री से धुलकर आई हैं। उसको थोड़ी सी लाज तो आनी चाहिए थी, जरा सी सुर्खी तो उसके दीदों में पैदा होनी चाहिए। मान लिया कस्बी थी, पर कस्बियां यूं नंगी तो नहीं खड़ी हो जाती। 10 बरस उसको दलाली करते हो गए थे और उन 10 बरसों में वो पेशा कराने वाली लड़कियों के तमाम राजों से वाकिफ हो चुका था। मिसाल के तौर पर उसे ये मालूम था कि पाए धुनी के आखिरी सिरे पर जो छोकरी एक नौजवान लड़के को भाई बनाकर रहती है, उसके लिए अछूत कन्या का रिकॉर्ड काहे करता मूर्ख प्यार 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 अपने टूटे हुए बाजे पर बजाया करती है कि उसे अशोक कुमार से बुरी तरह इश्क है। कई मनचले लौंडे अशोक कुमार से उसकी मुलाकात कराने का झांसा देकर अपना उल्लू सीधा कर चुके थे। उसे यह भी मालूम था कि दावर में जो पंजाबन रहती है सिर्फ इसलिए कोट पतलून पहनती है कि उसके एक यार ने उससे कहा था कि तेरी टांगे तो बिल्कुल उस अंग्रेज एक्ट्रेस की तरह हैं जिसने मोरक्को उर्फ खूने तमन्ना में काम किया था। ये फिल्म उसने कई बार देखा और जब उसके यार ने कहा कि मार्लेन डेट्रिच इसलिए पतलून पहनती है कि उसकी टांगे बहुत खूबसूरत हैं और उन टांगों का उसने 2 लाख का बीमा करा रखा है, तो उसने भी पतलून पहनना शुरू कर दी, जो उसके चोथड़ों में बहुत फंस कर आती थी। और उसे यह भी मालूम था कि मुशगांव वाली दक्षिणी छोकरी सिर्फ इसलिए कॉलेज के खूबसूरत लौंडों को फांसती है कि उसे एक खूबसूरत बच्चे की मां बनने का शौक है। उसको यह भी पता था कि वो कभी अपनी ख्वाहिश पूरी न कर सकेगी, इसलिए कि बांझ है। और उस काली मद्रासन की बाबत जो हर वक्त कानों में हीरे की बोटियां पहने रहती थी, उसको ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसका रंग कभी सफ़ेद नहीं होगा और वो उन दवाओं पर बेकार रुपया बर्बाद कर रही है जो आए दिन खरीदती रहती है। उसको उन तमाम छोकरियों का अंदर बाहर का हाल मालूम था जो उसके हलके में शामिल थीं, मगर उसको ये खबर न थी कि एक रोज कांता कुमारी, जिसका असली नाम इतना मुश्किल था कि वो उम्र भर याद नहीं कर सकता था, उसके सामने नंगी खड़ी हो जाएगी और उसको जिंदगी के सबसे बड़े मुताज्जुब से 2 चार कराएगी। सोचते सोचते उसके मुंह में पान की पीक इस कदर जमा हो गई थी कि अब वो मुश्किल से छालिया के उन नन्हे रेजों को चबा सकता था जो उसके दांतों की रीखों में से इधर उधर फिसल कर निकल जाते थे। उसके तंग माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार हो गई थीं, जैसे मलमल में पनीर को आहिस्ता से दबा दिया गया है। उसके मर्दाना वकार को धक्का सा पहुंचा था जब वो कांता के नंगे जिस्म को अपने तसव्वुर में लाता था। उसे महसूस होता था जैसे उसका अपमान हुआ है। एकदम उसने अपने दिल में कहा, भाई ये ईमान नहीं है तो क्या है? यानी एक छोकरी नंग धड़ंग तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि उसमें हर्ज ही क्या है, तुम खुशियां ही तो हो। खुशियां ना हुआ साला वो बिल्ला हो गया जो उसके बिस्तर पर हर वक्त ऊँघता रहता है। और क्या? अब उसे यकीन होने लगा कि सचमुच उसकी हतक हुई है। वो मर्द था और उसको इस बात की गैर महसूस तरीक पर तवक्को थी कि औरतें खास शरीफ हों या बाजारी उसको मर्द ही समझेंगी और उसके और अपने दरमियान वो पर्दा कायम रखेंगी जो एक मुद्दत से चला आ रहा है। वो तो सिर्फ ये पता लगाने के लिए कांता के पास गया था कि वो मकान कब तब्दील कर रही है और कहाँ जा रही है। कांता के पास उसका जाना यकसर बोनस से मुताल्लिक था। अगर खुशियां कांता की बाबत सोचता कि जब वो उसका दरवाजा खटखटाएगा तो वो अंदर क्या कर रही होगी, तो उसके तसव्वुर में ज्यादा से ज्यादा इतनी बातें आ सकती थीं। सर पर पट्टी बांधे लेट रही होगी, बिल्ले के बालों में से पिस्सू निकाल रही होगी, उस पाउडर से अपनी बगलों के बाल उड़ा रही होगी जो इतनी बास मारता था।
कि खुशिया की नाक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पलंग पर अकेली बैठी ताश फैलाए पेशेंस खेलने में मशगूल होगी। बस इतनी चीजें थीं जो उसके जहन में आती। घर में वो किसी को रखती नहीं थी, इसलिए इस बात का ख्याल ही नहीं आ सकता था। पर खुशिया ने तो ये सोचा ही नहीं था। वो तो काम से गया था कि अचानक कांता, यानी कपड़े पहनने वाली कांता, मतलब ये कि वो कांता जिसको वो हमेशा कपड़ों में देखा करता था, उसके सामने बिल्कुल नंगी खड़ी हो गई। बिल्कुल नंगी ही समझो, क्योंकि ये एक छोटा सा तौलिया सब कुछ तो नहीं छुपा सकता। खुशिया को यह नज़ारा देखकर ऐसा महसूस हुआ था जैसे छिलका उसके हाथ में रह गया है और केले का गूदा पुर्च करके उसके सामने आ गिरा है। नहीं, उसे कुछ और ही महसूस हुआ था, जैसे जैसे वो खुद नंगा हो गया है। अगर बात यहां तक ही खत्म हो जाती तो भी कुछ ना होता। खुशिया अपनी हैरत को किसी ना किसी हीले से दूर कर देता, मगर यहां मुसीबत ये आन पड़ी थी कि उस लौंडिया ने मुस्कुरा कर कहा था, जब तुमने कहा खुशिया है तो मैंने सोचा अपना खुशिया ही तो है, आने दो। ये बात उसे खाए जा रही थी। साली मुस्कुरा रही थी। वो बार बार बुड़बुड़ाता। जिस तरह कांता नंगी थी, इसी तरह उसकी मुस्कुराहट खुशिया को नंगी नजर आई थी। ये मुस्कुराहट ही नहीं, उसे कांता का जिस्म भी इस हद तक नजर आया था गोया उस पर रंदा फेरा हुआ है। उसे बार बार बचपन के वो दिन याद आ रहे थे जब पड़ोस की एक औरत उससे कहा करती थी, खुशिया बेटा जा दौड़ के जा, ये बाल्टी पानी से भर ला। जब वो बाल्टी भर के लाया करता था तो वो धोती से बनाए हुए पर्दे के पीछे से कहा करती थी, अंदर आके यहाँ मेरे पास रख दे, मैंने मुंह पर साबुन मला हुआ है। मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। वो धोती का पर्दा हटाकर बाल्टी उसके पास रख दिया करता था। उस वक्त साबुन के झाग में लिपटी हुई नंगी औरत उसे नजर आया करती थी, मगर उसके दिल में किसी किस्म का हिजान पैदा नहीं होता था। भाई, मैं उस वक्त बच्चा था, बिल्कुल भोला बाला बच्चा, और मर्द में बहुत फर्क होता है। बच्चों से कौन पर्दा करता है, मगर अब तो मैं पूरा मर्द हूं। मेरी उम्र उस वक्त 28 बरस के करीब है, और 28 बरस के जवान आदमी के सामने तो कोई बूढ़ी औरत भी नंगी खड़ी नहीं होती। कांता ने उसे क्या समझा था? क्या उसमें वो तमाम बातें नहीं थीं जो एक नौजवान मर्द में होती हैं? इसमें कोई शक नहीं कि वो कांता को यक बयक नंग धड़ंग देखकर बहुत घबरा गया था, लेकिन चोर निगाहों से क्या उसने कांता की उन चीजों का जायजा नहीं लिया था जो रोजाना इस्तेमाल के बावजूद असली हालत पर कायम थी? और क्या ताज्जुब के मर्द होते हुए उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया था कि 10 रुपए में कांता बिल्कुल महंगी नहीं, और दोपहर के रोज बैंक का वो मुंशी जो 2 रुपए की रियायत ना मिलने पर वापस चला गया था, बिल्कुल गधा था। और उनके सब के ऊपर क्या, एक लम्हे के लिए उसके तमाम पट्टों में एक अजीब किस्म का खिंचाव पैदा हो गया, और उसने एक ऐसी अंगड़ाई नहीं लेना चाही थी जिससे उसकी हड्डियां तक चटकने लगें। फिर क्या वजह थी कि मंगलोर की उस सांवली छोकरी ने उसको मर्द न समझा और सिर्फ खुशियां समझकर उसको अपना सब कुछ देखने दिया? उसने गुस्से में आकर पान की गाड़ी पीक थूक दी, जिसने फुटपाथ पर कई बैल बूटे बना दिए। पीक थूक कर वो उठा और ट्राम में बैठकर अपने घर चला गया। घर में उसने नहा धोकर नई धोती पहनी। जिस बिल्डिंग में रहता था उसकी एक दुकान में सैलून था। उसके अंदर जाकर उसने आईने के सामने अपने बालों में कंघी की। फिर फौरन ही कुछ ख्याल आया तो कुर्सी पर बैठ गया और बड़ी संजीदगी से उसने दाढ़ी मूंढने के लिए हजाम से कहा। आज चूंकि दूसरी मर्तबा वो दाढ़ी मुंडवा रहा था, इसलिए हुजाम ने कहा, अरे भाई खुशियां भूल गए क्या? सुबह ही मैंने तो तुम्हारी दाढ़ी मूंडी थी। इस पर खुशियां ने बड़ी मतानत से दाढ़ी पर उल्टा हाथ फेरते हुए कहा, खोंटी अच्छी तरह नहीं निकली। अच्छी खोंटी निकलवा कर और चेहरे पर पाउडर मलवा कर वो सैलून से बाहर निकला। सामने टैक्सियों का अड्डा था। बम्बई के मखसूस अंदाज में उसने छिछी करके एक टैक्सी ड्राइवर को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और उंगली के इशारे से उसे टैक्सी लाने के लिए कहा। जब वो टैक्सी में बैठ गया तो ड्राइवर ने मुड़कर उससे पूछा,
کہاں جانا ہے صاحب؟ ان 4 لفظوں نے اور خاص طور پر صاحب نے خوشیہ کو بہت مسرور کیا۔ مسکرا کر اس نے بڑے دوستانہ لہجے میں جواب دیا، بتائیں گے، پہلے تم پسیرا ہاؤس کی طرف چلو، لیمنگٹن روڈ میں سے ہوتے ہوئے، سمجھے؟ ڈرائیور نے میٹر کی لال جھنڈی کا سر نیچے کی طرف دبا دیا۔ ٹن ٹن ہوئی اور ٹیکسی لیمنگٹن روڈ کا رخ کیا۔ لیمنگٹن روڈ کا جب آخری سرا آ گیا تو خوشیہ نے ڈرائیور کو ہدایت دی، بائیں طرف موڑ لو۔ ٹیکسی بائیں ہاتھ مڑ گئی۔ اب ڈرائیور نے گیئر بھی نہ بدلا تھا کہ خوشیہ نے کہا، یہ سامنے والے کھمبے کے پاس روک لینا ذرا۔ ڈرائیور نے عین کھمبے کے پاس ٹیکسی کھڑی کر دی۔ خوشیہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ایک پان والے کی دکان کی طرف بڑھا۔ یہاں سے اس نے ایک پان لیا اور اس آدمی سے جو کہ دکان کے پاس کھڑا تھا چند باتیں کی اور اسے اپنے ساتھ ٹیکسی پر بٹھا کر ڈرائیور سے کہا، سیدھے لے چلو۔ دیر تک ٹیکسی چلتی رہی۔ خوشیہ نے جدھر اشارہ کیا ڈرائیور نے ادھر ہینڈل پھیر دیا۔ مختلف پر رونق بازاروں میں سے ہوتے ہوئے ٹیکسی ایک نیم روشن گلی میں داخل ہوئی جس میں آمد و رفت کم تھی۔ کچھ لوگ سڑک پر بستر جمائے لیٹے تھے، ان میں سے کچھ بڑے اطمینان سے چمپئی کرا رہے تھے۔ جب ٹیکسی ان چمپی کرانے والوں کے آگے نکل گئی اور ایک کاٹ کے بنگلہ نما مکان کے پاس پہنچی تو خوشیہ نے ڈرائیور کو ٹھہرنے کے لیے کہا، بس اب یہاں رک جاؤ۔ ٹیکسی ٹھہر گئی تو خوشیہ نے اس آدمی سے جس کو وہ پان والے کی دکان سے اپنے ساتھ لایا تھا آہستہ سے کہا، جاؤ، میں یہاں انتظار کرتا ہوں۔ وہ آدمی بے وقوفوں کی طرح خوشیہ کی طرف دیکھتا ہوا ٹیکسی سے باہر نکلا اور سامنے والے چوبی مکان میں داخل ہو گیا۔ خوشیہ جم کر ٹیکسی کے گدے پر بیٹھ گیا۔ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر اس نے جیب سے بیڑی نکال کر سلگائی اور ایک دو کش لے کر باہر سڑک پر پھینک دی۔ وہ بہت مضطرب تھا، اس لیے اسے لگا کہ ٹیکسی کا انجن بند نہیں ہوا۔ اس کے سینے میں چونکہ پھڑپھڑاہٹ ہو رہی تھی، اس لیے وہ سمجھا کہ ڈرائیور نے بل بڑھانے کی غرض سے پیٹرول چھوڑ رکھا ہے۔ چنانچہ اس نے تیزی سے کہا، یوں بیکار انجن چالو رکھ کر تم کتنے پیسے اور بڑھا لو گے؟ ڈرائیور نے مڑ کر خوشیہ کی طرف دیکھا اور کہا، سیٹ انجن تو بند ہے۔ جب خوشیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس کا اضطراب اور بھی بڑھ گیا اور اس نے کچھ کہنے کی بجائے اپنے ہونٹ چبانے شروع کر دیے۔ پھر ایکا-ایکی سر پر وہ کشتی نما کالی ٹوپی پہن کر جو اب تک اس کی بغل میں دبی ہوئی تھی، اس نے ڈرائیور کا شانہ ہلایا اور کہا، دیکھو ابھی ایک چھوکری آئے گی، جو ہی اندر داخل ہو تم موٹر چلا دینا، سمجھے؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، معاملہ ایسا ویسا نہیں۔ اتنے میں سامنے چوبی مکان سے جو آدمی باہر نکلے، آگے آگے خوشیہ کا دوست تھا، اس کے پیچھے پیچھے کانتا، جس نے شوخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ خوشیہ جھٹ سے اس طرف کو سرک گیا جدھر اندھیرا تھا۔ خوشیہ کے دوست نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور کانتا کو اندر داخل کر کے دروازہ بند کر دیا۔ فوراً ہی کانتا کی حیرت بھری آواز سنائی دی جو چیخ سے ملتی جلتی تھی، خوشیہ تم؟ ہاں میں۔ لیکن تمہیں روپے مل گئے ہیں نا؟ خوشیہ کی موٹی آواز بلند ہوئی، دیکھو ڈرائیور، جوہو لے چلو۔ ڈرائیور نے سیلف دبایا، انجن پھڑپھڑانا شروع ہوا۔ وہ بات جو کانتا نے کہی سنائی نہ دے سکی۔ ٹیکسی ایک دھچکے کے ساتھ آگے بڑھی اور خوشیہ کے دوست کو سڑک کے بیچ حیرت زدہ چھوڑ کر اس نیم روشن گلی میں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد کسی نے خوشیہ کو موٹروں کی دکان کے سنگین چبوترے پر نہیں دیکھا۔